इतिहास में बहुत कम ऐसे शासक हुए हैं जिनका नाम सुनते ही दो बिल्कुल अलग छवियां सामने आती हैं। एक तरफ एक शक्तिशाली सम्राट जिसने हजारों सैनिकों के साथ भयानक युद्ध लड़ा, और दूसरी तरफ वही शासक जिसे आज दुनिया करुणा, नैतिक शासन और अहिंसा का प्रतीक मानती है। तो क्या अशोक सच में अचानक बदल गया था? क्या एक भीषण युद्ध किसी इंसान को पूरी तरह से बदल सकता है? या फिर हम जिस धर्माशोक को जानते हैं वह इतिहास से ज्यादा बाद की कल्पनाओं का परिणाम है? इस पूरी वीडियो में हम केवल उन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे जो हमें अशोक के शिलालेखों, स्तंभ लेखों, पुरातात्विक साक्ष्यों और समकालीन विदेशी स्रोतों से मिलते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि अशोक कौन था, उसने क्या किया और उसे इतिहास में क्यों याद किया जाता है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखना। अब शुरुआत करते हैं मौर्य साम्राज्य और उस राजकुमार से जिसे इतिहास बाद में अशोक के नाम से जानेगा। अशोक के जीवन को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि वह किस साम्राज्य में जन्मा था, क्योंकि अशोक कोई साधारण राजा नहीं बना। वह उस समय के दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगर आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में डिटेल्ड में जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सत्ता उनके पुत्र बिंदुसार के हाथों में आई। यूनानी स्रोत बिंदुसार को एमिट्रोचेट्स के नाम से उल्लेख करते हैं, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार का शासन काल लगभग 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उन्होंने अपने पिता द्वारा स्थापित साम्राज्य को बनाए रखा। उन्होंने दक्कन क्षेत्र में साम्राज्य का विस्तार किया और लगभग 16 राज्यों को जीता। हालांकि तमिल राज्य जैसे चोल, पांड्य और चेरा स्वतंत्र रहे। इसी काल में मौर्य प्रशासन अपने चरम पर था। प्रांतों में राज्यपाल नियुक्त होते थे और राजकुमारों को प्रशासनिक प्रशिक्षण देने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा जाता था। सम्राट अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। हालांकि यह तिथि पूरी तरह निश्चित नहीं है। अशोक के पिता बिंदुसार थे, लेकिन उनकी माता को लेकर इतिहास में स्पष्टता नहीं है। कुछ बौद्ध ग्रंथों में उनकी माता का नाम सुभद्रांगी या धर्मा बताया गया है, जिन्हें एक ब्राह्मण परिवार की पुत्री कहा गया है। हालांकि यह जानकारी शिलालेखों में नहीं मिलती, इसीलिए इतिहासकार इसे संभावित लेकिन प्रमाणित नहीं मानते हैं। अशोक का जन्म एक ऐसे वातावरण में हुआ जहां सत्ता स्थिर थी, लेकिन उत्तराधिकार संघर्ष की संभावना हमेशा बनी रहती थी। मौर्य दरबार में कई राजकुमार थे और हर राजकुमार को यह सिखाया जाता था कि साम्राज्य केवल विरासत से नहीं बल्कि क्षमता और शक्ति से चलाया जाता है। इसी व्यवस्था ने एक ऐसे राजकुमार को जन्म दिया जो आगे चलकर इतिहास की दिशा बदलने वाला था। अशोक के प्रारंभिक जीवन को लेकर इतिहास हमें बहुत सीमित और सावधानी से उपयोग किए जाने योग्य स्रोत देता है। ये समझना जरूरी है कि अशोक के बचपन से जुड़े कई लोकप्रिय किस्से बाद के बौद्ध ग्रंथों से आते हैं, न कि समकालीन शिलालेखों से। एक मौर्य राजकुमार होने के नाते अशोक को वही शिक्षा मिली जो उस समय के शासक वर्ग के लिए अनिवार्य थी। राजनीति, प्रशासन, अर्थशास्त्र, सैन्य रणनीति और न्याय व्यवस्था। बौद्ध ग्रंथों जैसे दीपवंश और महावंश में अशोक को एक उग्र और कठोर स्वभाव वाला राजकुमार बताया गया है। उन्हीं ग्रंथों में उसे चंड अशोक भी कहा गया है और उनके अत्यंत हिंसक कार्यों जैसे भाइयों की हत्या और यातना गृह का विवरण भी दिया गया है। हालांकि ये सभी विवरण अशोक की मृत्यु के कई शताब्दियों बाद लिखे गए थे और इनका उद्देश्य अक्सर अशोक के बाद के नैतिक परिवर्तन को और अधिक प्रभावशाली दिखाना था। पुरातात्विक साक्ष्य हमें यह नहीं बताते कि अशोक अपने बचपन में असामान्य रूप से क्रूर था। इतना अवश्य स्पष्ट है कि वह सैन्य और प्रशासनिक मामलों में दक्ष था। मौर्य दरबार में अशोक को हमेशा सबसे प्रिय राजकुमार नहीं माना गया। इसी कारण उसे शांत और समृद्ध क्षेत्रों के बजाय अशांत और चुनौतीपूर्ण प्रांतों में भेजा गया। यह निर्णय किसी दंड का परिणाम नहीं था, बल्कि उसकी क्षमता की पहचान भी माना जा सकता है। सम्राट बनने से पहले अशोक को वह अनुभव मिला जो किसी भी शासक के लिए सबसे निर्णायक होता है, प्रत्यक्ष प्रशासन और विद्रोह से निपटना। मौर्य परंपरा के अनुसार राजकुमारों को केवल दरबार में नहीं रखा जाता था, बल्कि उन्हें साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रांतों में राज्यपाल या प्रतिनिधि के रूप में भेजा जाता था। अशोक को सबसे पहले अवंती की राजधानी उज्जयिनी का राज्यपाल बनाया गया। उज्जयिनी उस समय उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला एक प्रमुख व्यापारिक और प्रशासनिक
केंद्र था। यह नियुक्ति दर्शाती है कि बिंदुसार अशोक को एक सक्षम प्रशासक के रूप में देखते थे। उज्जयिनी में अशोक का शासन काफी हद तक सफल माना जाता है। यहाँ उसने कर व्यवस्था, कानून व्यवस्था और सैन्य अनुशासन को सख्ती से लागू किया। उज्जैनी में रहते हुए अशोक का संपर्क विदिशा से हुआ, जहाँ उसकी मुलाकात देवी नामक महिला से हुई। बौद्ध परंपराओं के अनुसार देवी अशोक की पत्नी बनी और आगे चलकर उनके 2 संतान महिंद और संघमित्रा हुए। हालांकि यह जानकारी मुख्यतः बौद्ध स्रोतों से आती है और अशोक के शिलालेखों में इसका कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता। अशोक के प्रशासनिक जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आई तक्षशिला में। तक्षशिला, जो आज के उत्तर पश्चिम भारत में स्थित थी, मौर्य साम्राज्य का एक अस्थिर और विद्रोही क्षेत्र था। जब वहां विद्रोह हुआ तो बिंदुसार ने अशोक को स्थिति नियंत्रित करने के लिए भेजा। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार अशोक ने विद्रोह को कठोर लेकिन प्रभावी तरीके से दबाया। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अत्यधिक क्रूरता के जो वर्णन मिलते हैं वे बाद के धार्मिक ग्रंथों से आते हैं, न कि समकालीन शिलालेखों से। तक्षशिला और उज्जयिनी में अशोक की भूमिका यह दिखाती है कि वह केवल सिंहासन का दावेदार नहीं था, बल्कि एक अनुभवी प्रशासक और सैन्य नेता बन चुका था। इन नियुक्तियों ने अशोक को वह व्यावहारिक अनुभव दिया जो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के इतिहास को बदलने वाला था। सम्राट अशोक के जीवन का सबसे विवादित और सबसे कम स्पष्ट हिस्सा सत्ता तक उसकी यात्रा है, क्योंकि मौर्य इतिहास का यह अध्याय हमें जितना शिलालेखों से नहीं, उतना बाद के बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलता है। इसलिए यहाँ तथ्य और परंपरा के बीच स्पष्ट अंतर करना बेहद जरूरी है। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु लगभग 273 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर अस्थिरता पैदा हो गई। बिंदुसार के कई पुत्र थे और किसी को भी औपचारिक रूप से एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक और उसके भाइयों के बीच कठोर सत्ता संघर्ष हुआ। कुछ स्रोतों में दावा किया गया है कि अशोक ने अपने कई भाइयों की हत्या करवाई, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। अशोक के किसी भी शिलालेख या स्तंभ लेख में इस घटना का उल्लेख नहीं मिलता। इतिहासकार इस कथा को या तो अतिरंजित मानते हैं या फिर इसे राजनीतिक संघर्ष का प्रतीकात्मक विवरण समझते हैं। यह पूरी तरह संभव है कि संघर्ष हुआ हो, लेकिन उसके स्वरूप और स्तर को लेकर हमारे पास निश्चित प्रमाण नहीं है। अशोक का औपचारिक राज्याभिषेक लगभग 268 ईसा पूर्व में हुआ माना जाता है, यानी बिंदुसार की मृत्यु और अशोक के अभिषेक के बीच लगभग 4 से 5 वर्षों का अंतर था। यह अंतर संकेत देता है कि सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्ण नहीं रहा होगा। अपने शिलालेखों में अशोक स्वयं को देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी कहता है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, सब पर कृपापूर्ण दृष्टि रखने वाला। यह नाम किसी धार्मिक घोषणा से अधिक एक राजकीय उपाधि थी। उस समय के शासक अक्सर ऐसे सम्मान सूचक शीर्षक अपने अधिकार को वैध ठहराने के लिए उपयोग करते थे। राज्याभिषेक के बाद अशोक को एक ऐसा साम्राज्य मिला जो पहले से ही भौगोलिक रूप से विशाल और प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ था, लेकिन सत्ता प्राप्त करने का तरीका चाहे जैसा भी रहा हो, इतिहास यह स्पष्ट करता है कि अशोक ने सिंहासन संभालते ही पूरी शक्ति और नियंत्रण के साथ शासन करना शुरू किया। जब अशोक ने मौर्य साम्राज्य की सत्ता संभाली तो वह किसी नैतिक प्रयोग का मंच नहीं था। यह एक ऐसा साम्राज्य था जो बल, अनुशासन और सैन्य प्रभुत्व पर टिका हुआ था, और अशोक ने शुरुआती वर्षों में इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। अपने प्रारंभिक शासनकाल में अशोक ने खुद को एक कठोर लेकिन सक्षम सम्राट के रूप में स्थापित किया। उसका प्राथमिक उद्देश्य था साम्राज्य की एकता बनाए रखना और किसी भी प्रकार के विद्रोह को शुरुआत में ही समाप्त कर देना। मौर्य प्रशासन में राजा की शक्ति सर्वोच्च मानी जाती थी और अशोक ने इस व्यवस्था में कोई नरमी नहीं दिखाई। हालांकि अधिकांश बड़े क्षेत्र चंद्रगुप्त और बिंदुसार के समय में ही मौर्य साम्राज्य में शामिल हो चुके थे, फिर भी अशोक के समय कुछ सीमांत क्षेत्रों में अशांति बनी हुई थी। अशोक की नीति स्पष्ट थी, जहां संवाद असफल हो वहां सैन्य हस्तक्षेप अंतिम समाधान होगा। यह दृष्टिकोण उस युग के लिए असामान्य नहीं था। साम्राज्य की स्थिरता अक्सर मानवीय मूल्यों से ऊपर रखी जाती थी। इस चरण में अशोक को धर्माशोक कहना ऐतिहासिक रूप से गलत होगा। उस समय का अशोक एक ऐसा सम्राट था जो यह मानता था कि शांति का रास्ता शक्ति से होकर जाता है। उसके अपने शिलालेख भी यह संकेत देते हैं कि उसने शासन के शुरुआती वर्षों में
परंपरागत राजकीय हिंसा को स्वीकार किया। इस काल को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमें दिखाता है कि अशोक का परिवर्तन किसी पूर्व नियोजित विचारधारा का परिणाम नहीं था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक कलिंग युद्ध से कुछ साल पहले ही बौद्ध धर्म में दीक्षित हो चुका था। फिर भी उसका बौद्ध धर्म पहले गहरा नहीं था। कलिंग की त्रासदी उसे अहिंसा और धर्म के प्रति वास्तव में समर्पित कर दिया। यही कारण है कि अशोक का जीवन इतिहास में इतना महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि आगे जो होने वाला था वह न केवल एक राजा का बल्कि राजसत्ता की सोच का परिवर्तन था। अशोक के जीवन में बहुत से युद्ध हुए होंगे, लेकिन इतिहास में केवल एक युद्ध ऐसा है जिसका उल्लेख स्वयं सम्राट ने पश्चाताप के साथ किया, और वही युद्ध था कलिंग का युद्ध। कलिंग, जो आज के ओडिशा और उसके आसपास के तटीय क्षेत्रों में स्थित था, एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य था। यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के व्यापार मार्गों पर नियंत्रण रखता था और आर्थिक रूप से मौर्य साम्राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। कलिंग ने मौर्य प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया था और यही कारण था कि वह अशोक की विस्तार नीति में एक बड़ी बाधा बन गया। इतिहासकारों के अनुसार कलिंग का युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व में हुआ। यह युद्ध कोई सीमित संघर्ष नहीं था, बल्कि पूर्ण पैमाने का सैन्य अभियान था। मौर्य सेना संगठित, विशाल और अपने समय के उन्नत हथियारों से लैस थी, जबकि कलिंग की जनता ने पूरे सामर्थ्य से प्रतिरोध किया। इस युद्ध का विवरण हमें किसी कवि या भिक्षु से नहीं, बल्कि स्वयं अशोक से मिलता है। मेजर रॉक एडिक्ट 13 में अशोक स्पष्ट रूप से लिखता है, लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया और उससे भी अधिक लोग बीमारी, भूख और विस्थापन से मरे। यह प्राचीन इतिहास में दुर्लभ उदाहरण है जहां कोई विजेता सम्राट अपने ही युद्ध की विभीषिका खुले रूप में स्वीकार करता है। युद्ध के बाद अशोक ने जो अनुभव किया वह केवल राजनीतिक संतोष नहीं था। उसी शिलालेख में वह कहता है कि कलिंग की विजय के बाद उसे गहरा शोक और आत्मग्लानि हुई। यह पश्चाताप इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अशोक अब भी सत्ता में था, उसे कोई चुनौती नहीं दे रहा था। फिर भी उसने हिंसा को एक सफलता के रूप में नहीं, बल्कि एक त्रासदी के रूप में देखा। कलिंग युद्ध अशोक के लिए केवल एक सैन्य अनुभव नहीं था, यह वह क्षण था जब एक सम्राट ने यह स्वीकार किया कि राजकीय हिंसा की भी एक कीमत होती है। यह कहना गलत होगा कि अशोक उसी दिन एक अलग व्यक्ति बन गया, परंतु यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कलिंग युद्ध ने उसकी सोच की दिशा बदल दी। अब वह विजय को केवल भूमि और प्रजा से नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी से जोड़ने लगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जीवन किसी नाटकीय पल में नहीं बदला। इतिहास हमें यह नहीं बताता कि वह एक दिन युद्ध से लौटा और अगले दिन पूरी तरह अलग इंसान बन गया। अशोक का परिवर्तन धीरे धीरे और सोच समझकर हुआ। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने यह स्वीकार किया कि हिंसा से मिली विजय स्थायी नहीं होती। उसके शिलालेख बताते हैं कि वह अब सैन्य सफलता से अधिक मानवीय पीड़ा पर विचार करने लगा था। यह किसी कमजोरी का संकेत नहीं था, बल्कि एक ऐसे शासक का प्रमाण था जो अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेने को तैयार था। यह भी महत्वपूर्ण है कि अशोक का बौद्ध धर्म से जुड़ाव कलिंग युद्ध के बाद अचानक नहीं हुआ। बौद्ध परंपराएं बताती हैं कि अशोक पहले से ही बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में था, लेकिन वह एक सामान्य उपासक मात्र था। कलिंग युद्ध के बाद उसका जुड़ाव और गहरा हुआ, लेकिन अशोक ने कभी यह दावा नहीं किया कि उसने सत्ता त्याग दी या शासन छोड़ दिया। अशोक के शिलालेखों में धर्म शब्द आज के धार्मिक अर्थ में नहीं, बल्कि धम्म के रूप में आता है। धम्म का अर्थ था सत्य, करुणा, संयम और सभी संप्रदायों के प्रति सम्मान। यह कोई नया धर्म नहीं था और न ही किसी एक मत का प्रचार। यह बहुत जरूरी है समझना कि अशोक ने युद्ध पूरी तरह बंद नहीं किए। उसने रक्षा के लिए सैन्य शक्ति बनाए रखी। उसका परिवर्तन राजनीतिक निष्क्रियता नहीं, बल्कि राजकीय नैतिकता की ओर था। इस चरण के बाद अशोक ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी शक्ति का उपयोग डर के बजाय नैतिक प्रभाव के लिए करेगा। यह परिवर्तन इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी संत का नहीं, बल्कि एक सम्राट का परिवर्तन था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जिस विचारधारा को अपने शासन की आधारशिला बनाया वह था धम्म। लेकिन यह समझना जरूरी है कि अशोक का धम्म आज के अर्थों में कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं था। अशोक के शिलालेखों में धम्म का अर्थ है नैतिक आचरण, आत्मसंयम
और समाज के सभी वर्गों के प्रति जिम्मेदारी। धम्म में किसी देवता की पूजा, किसी ग्रंथ का पालन या किसी मत को अपनाने की अनिवार्यता नहीं थी। यह एक सार्वजनिक नैतिक संहिता थी। अशोक के शिलालेख स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हर संप्रदाय का सम्मान धम्म का एक अनिवार्य हिस्सा है। वह ब्राह्मणों, आजीवकों, जैनों और बौद्धों सभी को समान आदर देने की बात करता है। अशोक के अनुसार किसी दूसरे धर्म की निंदा अपने धर्म को ऊंचा नहीं बनाती। यह विचार उस समय के लिए अत्यंत प्रगतिशील था। धम्म नीति के अंतर्गत अशोक ने अनावश्यक पशु बलि और शिकार पर नियंत्रण लगाया, लेकिन उसने मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया। यह प्रतिबंध क्रमिक और व्यावहारिक थे ताकि समाज पर अचानक दबाव न पड़े। अशोक ने दंड व्यवस्था में भी धम्म को लागू किया। उसने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दंड देते समय करुणा और विवेक का प्रयोग करें। कुछ मामलों में मृत्यु दंड पाए अपराधियों को 3 दिन की मोहलत दी जाती थी ताकि वे अपनी बात रख सकें या परिवार से मिल सकें। अशोक ने धम्म को जबरदस्ती नहीं फैलाया। उसने उपदेश, संवाद और उदाहरण के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। यही कारण है कि उसके शिलालेख आदेश से अधिक आत्मस्वीकृति जैसे प्रतीत होते हैं। कुछ इतिहासकारों ने धम्म को राजनीतिक नियंत्रण का साधन बताया है, लेकिन यदि ऐसा होता तो अशोक अपनी ही गलतियों को शिलालेखों में स्वीकार नहीं करता। धम्म उसके लिए सत्ता बनाए रखने का नहीं, बल्कि सत्ता को नैतिक बनाने का प्रयास था। अशोक का धम्म केवल विचारों तक सीमित नहीं था। अगर उसे केवल शिलालेखों तक रखा जाता तो वह इतिहास में इतना प्रभावशाली नहीं बनता। अशोक ने अपने नैतिक सिद्धांतों को प्रशासनिक ढांचे में बदला। अशोक के शासन की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक नवाचारों में से एक थे धम्म महामात्र। इन अधिकारियों की नियुक्ति लगभग 14वें शासन वर्ष में की गई। इनका कार्य था सभी सामाजिक और धार्मिक समूहों के बीच सद्भाव बनाए रखना, कैदियों और वृद्धों की देखभाल और यह सुनिश्चित करना कि धम्म के सिद्धांत व्यवहार में लागू हो रहे हैं। अशोक ने न्याय प्रणाली को अधिक मानवीय बनाने की कोशिश की। उसने आदेश दिया कि न्यायाधीश जल्दबाजी में दंड न दें। विशेष रूप से मृत्यु दंड के मामलों में 3 दिन का समय दिया जाता था ताकि दया याचिका या सुधार की संभावना बनी रहे। अशोक के शिलालेख यह भी बताते हैं कि उसने जन स्वास्थ्य और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया। उसके आदेश पर अस्पताल, औषधि वितरण केंद्र, कुएं, सड़कें और विश्राम गृह निर्मित किए गए। ये सुविधाएं केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि जानवरों के लिए भी थीं। अशोक स्वयं को केवल आदेश देने वाला राजा नहीं, बल्कि प्रजा का संरक्षक मानता था। उसके शिलालेखों में वह दिखाता है कि प्रजा की भलाई उसकी प्राथमिकता है। यह कथन आत्म प्रचार नहीं, बल्कि राजकीय उत्तरदायित्व की स्वीकृति है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक ने धम्म को लागू करते समय प्रशासन को कमजोर नहीं किया। कर संग्रह, सेना और कानून व्यवस्था सभी सक्रिय रहे। उसका उद्देश्य था एक ऐसा शासन जहां अनुशासन और करुणा एक दूसरे के विरोधी न हो। अगर अशोक को केवल साहित्यिक ग्रंथों के आधार पर समझा जाए तो उसका व्यक्तित्व अधूरा रह जाएगा। अशोक को समझने का सबसे विश्वसनीय स्रोत हैं उसके शिलालेख और स्तंभ लेख। अशोक के शिलालेख उसके शासनकाल के समकालीन दस्तावेज हैं। ये न तो उसके समर्थकों द्वारा लिखे गए और न ही उसकी मृत्यु के बाद गढ़े गए। इन्हें स्वयं राजकीय आदेश के रूप में प्रसारित किया गया था। अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटे जाते हैं: मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स। इनके अतिरिक्त कुछ गुफा अभिलेख भी मिलते हैं जो आजीवक संप्रदाय से जुड़े हैं। अशोक ने अपने संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए सरल और स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया। अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में हैं, जो उस समय की सामान्य बोलचाल की भाषा थी। लिपियों में ब्राह्मी और उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी का प्रयोग हुआ। कुछ क्षेत्रों में ग्रीक और अरामाइक भाषा में भी अशोक के लेख मिले हैं, जो उसके अंतरराष्ट्रीय संपर्कों को दर्शाते हैं। अशोक के शिलालेख आज के भारत, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान तक मिले हैं। यह विस्तार मौर्य साम्राज्य की वास्तविक सीमाओं को समझने में मदद करता है। इन लेखों में किसी युद्ध की वीरगाथा नहीं है। इसके बजाय हमें मिलते हैं नैतिक आत्मस्वीकृति, प्रशासनिक निर्देश, धार्मिक सहिष्णुता के संदेश और जन कल्याण की घोषणाएं। विशेष रूप से शिलालेख संख्या 13 कलिंग युद्ध का एकमात्र प्रामाणिक विवरण देता है। इन शिलालेखों के माध्यम से हम अशोक को सीधे सुन सकते हैं। वह आदेश देता है, समझाता है
और कई बार अपनी सीमाओं को भी स्वीकार करता है। इतिहास में बहुत कम शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी सत्ता को इतनी पारदर्शिता से प्रस्तुत किया हो। अशोक को अक्सर बौद्ध धर्म का प्रचारक कहा जाता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं की। बौद्ध धर्म अशोक से लगभग 200 वर्ष पहले गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित हो चुका था। अशोक की भूमिका थी संरक्षक और समर्थक की। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का बौद्ध संघ के साथ संबंध और गहरा हुआ। उसके शिलालेख बताते हैं कि वह स्वयं को उपासक कहता था, न कि भिक्षु। अशोक ने संघ को राजकीय संरक्षण दिया, लेकिन उसने अन्य धर्मों की उपेक्षा नहीं की। बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। यह संगीति बौद्ध संघ में मतभेदों को सुलझाने के लिए थी। हालांकि इस घटना का प्रत्यक्ष उल्लेख अशोक के शिलालेखों में नहीं मिलता, इसीलिए इतिहासकार इसे संभावित लेकिन पूर्णतः प्रमाणित नहीं मानते हैं। अशोक की सबसे स्थायी भूमिका थी बौद्ध मिशनों का समर्थन। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने धर्मदूतों को श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया भेजा। सबसे प्रसिद्ध मिशन था महिंद और संघमित्रा का श्रीलंका जाना। संघमित्रा बोधि वृक्ष की शाखा अपने साथ ले गईं, जो आज भी अनुराधापुर में पूजनीय है। अशोक के शिलालेखों में यूनानी शासकों के नाम मिलते हैं, जैसे एंटियोक्स, टोलेमी, एंटीगोनस, मगास और अलेक्जेंडर। यह संकेत देता है कि अशोक का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं था। अशोक के समर्थन के बिना बौद्ध धर्म संभवतः एक क्षेत्रीय परंपरा ही रहता, लेकिन यह भी सत्य है कि बौद्ध धर्म का प्रसार केवल अशोक के कारण नहीं हुआ। स्थानीय समाजों, व्यापार मार्गों और सांस्कृतिक संवाद ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक के सार्वजनिक जीवन के बारे में हमें उसके शिलालेखों से काफी जानकारी मिलती है, लेकिन उसके व्यक्तिगत जीवन को लेकर इतिहास अपेक्षाकृत कम स्पष्ट है। बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक की एक प्रमुख पत्नी थी, देवी, जो विदिशा की निवासी थी। उन्हीं से अशोक के दो प्रसिद्ध संतान माने जाते हैं, महिंद और संघमित्रा। महिंद और संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर श्रीलंका में। हालांकि अशोक के शिलालेखों में उनका नाम स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, इसीलिए यह जानकारी परंपरागत स्रोतों पर आधारित है। इतिहासकार मानते हैं कि अशोक की एक से अधिक रानियां थीं, जैसा कि उस समय राजकीय परंपरा थी। उसका उत्तराधिकारी दशरथ मौर्य माना जाता है, जिसका उल्लेख नागार्जुनी और बाराबर गुफा अभिलेखों में मिलता है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अशोक अभी भी सक्रिय रूप से शासन कर रहा था। यह धारणा कि अशोक ने शासन छोड़ दिया था ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। उसके अंतिम शिलालेख यह दर्शाते हैं कि वह अंत तक राजकीय निर्णयों में शामिल था। बाद के वर्षों में अशोक का ध्यान और अधिक जनकल्याण और नैतिक शासन पर केंद्रित रहा। उसने अपने अधिकारियों को बार बार याद दिलाया कि प्रजा की भलाई राजा का सबसे बड़ा धर्म है। ये महत्वपूर्ण है कि हम अशोक को न तो देवता बनाएं और न ही केवल एक कथा का पात्र। वह एक इंसान था जिसने सत्ता पाई, गलतियां की और उनसे सीखने की कोशिश की। सम्राट अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। उसकी मृत्यु के समय मौर्य साम्राज्य भौगोलिक रूप से विशाल और प्रशासनिक रूप से संगठित था, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि अशोक के बाद यह साम्राज्य अपनी पुरानी शक्ति बनाए नहीं रख सका। अशोक की मृत्यु से जुड़े विवरण बहुत सीमित हैं। न तो किसी शिलालेख में उसकी मृत्यु का उल्लेख है और न ही समकालीन विदेशी स्रोतों में। इतिहासकार मानते हैं कि अशोक की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई। अशोक के बाद दशरथ मौर्य सिंहासन पर बैठा। हालांकि दशरथ और उसके बाद के शासक अशोक जैसी प्रशासनिक क्षमता और नैतिक प्रभाव बनाए नहीं रख सके। साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रों में विभाजित होने लगा। एक आम धारणा है कि अशोक की अहिंसक नीतियों ने मौर्य साम्राज्य को कमजोर कर दिया, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस विचार से सहमत नहीं हैं। अशोक ने सेना समाप्त नहीं की थी और न ही रक्षा व्यवस्था को छोड़ा था। पतन के कारण थे विशाल साम्राज्य का प्रशासनिक बोझ, कमजोर उत्तराधिकारी, प्रांतीय विद्रोह और आर्थिक दबाव। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य लगभग 50 वर्षों तक किसी न किसी रूप में बना रहा। अंततः
185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का अंत किया, लेकिन अशोक का प्रभाव सत्ता के पतन के साथ समाप्त नहीं हुआ। सम्राट अशोक को इतिहास में महान कहे जाने का कारण उसकी विजय संख्या नहीं है और न ही उसका विशाल साम्राज्य। अशोक की महानता उस प्रश्न में छिपी है जो उसने स्वयं से पूछा, क्या सत्ता केवल जीतने के लिए होती है? प्राचीन विश्व में अधिकांश सम्राट अपनी वीरता और विजय के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अशोक उन दुर्लभ शासकों में से है जिसने अपनी सबसे बड़ी जीत युद्ध के बाहर खोजी। उसके शिलालेख आज भी हमें एक ऐसे राजा की आवाज सुनाते हैं जो आदेश देने से पहले सोचता था। आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, यह उस विचार का प्रतिनिधित्व करता है कि राज्य की शक्ति नैतिकता से जुड़ी होनी चाहिए। यह चक्र अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, जो धर्म और न्याय के संतुलन का संकेत है। अशोक को केवल भारतीय इतिहास तक सीमित नहीं किया जा सकता। उसके शिलालेखों में ग्रीक शासकों का उल्लेख यह दिखाता है कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शासक था। आज भी विश्व के विश्वविद्यालयों में अशोक को मॉरल गवर्नेंस के एक प्रारंभिक उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाता है। अशोक न तो पूर्णतः अहिंसक था और न ही कोई संत। वह एक शासक था जिसने शक्ति का प्रयोग किया, गलतियां की और फिर उन पर सार्वजनिक रूप से विचार किया। यही बात उसे इतिहास में असाधारण बनाती है।